मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी कॉलेज ट्रिप मेरी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट देगी, पहले और बाद में। पहले मैं हंसता था, रात में चैन से सोता था, तस्वीरें देखकर मुस्कुराता था। बाद में मैं हर फोटो को झूम करके देखने लगा, हर परछाई में शक करने लगा और हर पहाड़ी रास्ते से डरने लगा। ये बात 3 साल पुरानी है। हमारी बीए की क्लास का फाइनल सेमेस्टर चल रहा था और सबने तय किया कि एग्ज़ाम से पहले एक पहाड़ी ट्रिप हो जाए। जगह चुनी गई, उत्तराखंड का एक शांत सा हिल स्टेशन जो बहुत मशहूर नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ भीड़ कम रहती है, रोड सुंदर है और व्यू पॉइंट से बादल नीचे दिखाई देते हैं। हम 8 लोग थे, मैं, रोहन, साक्षी, निधि, आदित्य, कबीर, तान्या और मयंक। 2 गाड़ियाँ बुक की गईं। मैं रोहन की गाड़ी में था। सफ़र की शुरुआत हंसी मजाक से हुई। गाने बज रहे थे, वीडियो बन रहे थे, इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली जा रही थी। पहाड़ों में घुसते ही नेटवर्क कमज़ोर होने लगा। सड़क पतली होती गई, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल। शाम ढलने लगी थी, आसमान हल्का बैंगनी हो चुका था और ठंडी हवा शीशों के अंदर तक महसूस हो रही थी। करीब 7 बजे हम एक मोड़ पर रुके। वहाँ एक छोटा सा व्यू पॉइंट था, लोहे की जंग लगी रेलिंग, टूटा हुआ बोर्ड जिस पर जगह का नाम आधा मिट चुका था। नीचे बादलों की चादर फैली थी। दृश्य इतना खूबसूरत था कि सबने एक साथ कहा, ग्रुप फोटो तो बनती है। हमने ट्राइपॉड लगाया, टाइमर सेट किया। पहली फ़ोटो खींची गई, फिर दूसरी, फिर कुछ कैंडिड शॉट्स। साक्षी ने मजाक में कहा कि अगर यहाँ कोई भूत होगा तो फ़ोटो में ज़रूर आएगा। सब हंस पड़े। उस वक्त हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। मैंने मजाक में कहा कि चलो जल्दी निकलते हैं, नहीं तो सच में कोई पहाड़ी आत्मा साथ आ जाएगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम होटल पहुंचे तो रात के करीब 9:30 बज चुके थे। जगह छोटी थी, बस 2 मंजिला गेस्ट हाउस। मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अजीब तरह से धंसी हुई थीं। उसने हमें कमरे दिए और बस इतना कहा कि रात में बाहर कम निकलना, जंगल पास है। उस रात सब थक चुके थे। खाना खाकर हम अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने और रोहन ने एक ही कमरा शेयर किया। हम फोटो देखने लगे, मैं तस्वीरें ट्रांसफ़र की। सब सामान्य लग रहा था। फिर हमने वह ग्रुप फ़ोटो खोली जो व्यू पॉइंट पर ली थी। पहले तो सब ठीक लगा, 8 लोग रेलिंग के सामने खड़े, पीछे बादल। लेकिन जब रोहन ने फ़ोटो झूम की तो उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बिना कुछ कहे मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने देखा, हम 8 नहीं थे। हमारे बीच, ठीक साक्षी और निधि के बीच, एक और लड़की खड़ी थी। वह हमसे थोड़ी पीछे थी, जैसे आधी छाया में। उसके बाल लंबे थे, चेहरे पर अजीब सी फीकी मुस्कान। उसने हल्की सफ़ेद सी ड्रेस पहनी हुई थी जो हवा में थोड़ी उड़ी हुई लग रही थी। मेरा पहला रिएक्शन था कि शायद कोई लोकल लड़की पीछे से आ गई होगी, लेकिन मुझे याद था जब फ़ोटो ली गई वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। रोहन ने तुरंत बाकी सबको बुलाया। सब हमारे कमरे में आ गए। जैसे ही फ़ोटो दिखाई गई, कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। तान्या ने कहा, ये एडिट है, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन फ़ोटो रोहन के फ़ोन से सीधे कैमरा ऐप से ली गई थी, कोई एडिट नहीं। हमने बाकी फ़ोटो चेक की। पहली फ़ोटो में हम 8 थे, दूसरी में भी 8, तीसरी में वही लड़की। हर फ़ोटो में उसकी पोज आइकन अलग थी, लेकिन चेहरा वही, मुस्कान वही। और अजीब बात, हम में से कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, जैसे हमें पता ही नहीं था कि वह वहाँ है। मयंक ने हंसने की कोशिश की, बोला कि शायद कैमरा ग्लिच है, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन था। मैंने गौर किया, उस लड़की की आंखें कैमरे पर नहीं, तहमेसा कहीं सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उस रात हम में से किसी को नींद नहीं आई।
हमने तय किया कि सुबह वापस उसी जगह जाएंगे और देखेंगे कि आसपास कोई घर या गांव है क्या। सुबह आसमान साफ था। हम फिर उसी मोड़ पर पहुंचे। दिन की रोशनी में वह जगह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। रेलिंग, बोर्ड, खाई, जंगल, सब वैसा ही। हमने आसपास पूछा। थोड़ी दूर एक चाय की दुकान थी। बूढ़े दुकानदार से हमने उस व्यू पॉइंट के बारे में पूछा। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला कि लोग शाम के बाद वहाँ कम रुकते हैं। क्यों? हमने पूछा। उसने कहा कि कुछ साल पहले एक कॉलेज की लड़की वहाँ से गिर गई थी। कहा जाता है कि उसने खुद छलांग लगाई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह फिसली नहीं थी, किसी ने धक्का दिया था। हम सब ने एक दूसरे को देखा। उसका नाम क्या था? मैंने पूछा। दुकानदार ने माथा सिकोड़कर सोचा, बोला शायद प्रिया या पिया, कुछ ऐसा ही। साक्षी ने तुरंत कहा कि चलो वापस चलते हैं। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। होटल लौटकर हमने फिर फोटो देखी। मैंने अचानक गौर किया कि लड़की की ड्रेस के किनारे धुंधले नहीं थे। वह पूरी तरह साफ थी, जैसे वह वास्तव में वहाँ खड़ी थी। लेकिन हमने उसे देखा क्यों नहीं? उस रात एक और अजीब बात हुई। करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई कमरे में खड़ा है। अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई साया है। मैंने रोहन को जगाया। उसने कहा, कुछ नहीं है, सो जा। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। सुबह उठे तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जबकि हमने अंदर से लॉक किया था। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, बस जल्दी जल्दी पैकिंग की और उसी दिन शहर लौट आए। मैंने सोचा था कि बात वहीं ख़त्म होते जाएगी, लेकिन असली शुरुआत तो तब हुई। घर आने के 2 दिन बाद मुझे एक अजनबी नंबर से मैसेज आया। मैसेज में वही ग्रुप फ़ोटो थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ मैं और वह लड़की थे। बाकी सब गायब। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने रोहन को कॉल किया। उसने कहा उसके फ़ोन में फ़ोटो नॉर्मल है, 8 लोगों वाली। मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा। उसने कहा कि उसे तो सिर्फ ब्लैंक इमेज दिख रही है। उस रात मुझे सपना आया। मैं उसी पहाड़ी रोड पर खड़ा था। बाकी सब गायब थे, सिर्फ मैं और वह रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, तुमने मुझे देखा था? मैंने कहा नहीं। वह मुस्कुराई, झूठ। मैं नींद से जाग गया। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले हफ्ते निधि ने बताया कि उसे भी अजीब सपने आ रहे हैं। उसने कहा कि उसे लगता है कोई उसके कमरे में चलता है, लेकिन उसने फोटो वाली बात नहीं छेड़ी। धीरे धीरे हम सब कम बात करने लगे, जैसे उस ट्रिप का नाम लेना भी मना हो। फिर एक दिन खबर आई कि आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाइक रात में फिसल गई थी। जगह? शहर के बाहर एक पहाड़ी मोड़। मैं अस्पताल गया। वह आईसीयू में था। होश में आया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, वह मेरे पीछे बैठी थी। मैं सन्न रह गया। उसने कहा कि उसे रियर व्यू मिरर में वही लड़की दिखी, सफ़ेद ड्रेस में। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर बाइक स्लिप हो गई। 3 दिन बाद आदित्य की मौत हो गई। उसकी अंतिम यात्रा में हम सब थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि भीड़ में कोई और भी है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा। हर बार लगा कि कोई सफ़ेद सा साया दूर खड़ा है। मैंने तय किया कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगा। मैंने इंटरनेट पर उस जगह के बारे में खोजा। पुराने न्यूज़ आर्टिकल मिले। 4 साल पहले एक लड़की की मौत की खबर। नाम था प्रिया सक्सेना। वह भी कॉलेज ट्रिप पर गई थी। उसके दोस्तों ने कहा था कि उसने खुद छलांग लगा दी, लेकिन एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। ग्रुप फोटो के बाद वह अचानक गायब हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रोहन को बुलाया, उसे सब दिखाया। उसने साफ मना कर दिया कि वह फिर उस जगह नहीं जाएगा, लेकिन मैं गया, अकेला। उसी मोड़ पर खड़ा होकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। शाम होने लगी थी। हवा फिर ठंडी होने लगी। मैंने मोबाइल निकाला, वही पुरानी फोटो खोली। इस बार उसमें सिर्फ मैं था।
बाकी 7 लोग गायब और मेरे ठीक पीछे वह लड़की खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी गर्दन के बहुत करीब सांस ले रहा है। मैंने रेलिंग पकड़ी। नीचे बादल घूम रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी याद कौंधी। उस दिन जब हम फोटो ले रहे थे, एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि कोई लड़की रेलिंग पर चढ़ रही है। मैंने सोचा था शायद साक्षी है और मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी टाइमर की बीप आई और मैं कैमरे की तरफ देखने लगा। क्या सच में मैंने उसे देखा था? अगर मैंने देखा था तो क्या मैंने उसे गिरते हुए भी देखा था? मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, तुमने मुझे देखा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को पीछे से हल्का सा धक्का दिया। मैं संतुलन खो बैठा। आधा शरीर रेलिंग के बाहर चला गया। नीचे गहरी खाई। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज थीं। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तब मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, नई फ़ोटो। मैंने कांपते हाथों से खोला। इस बार फ़ोटो में वह लड़की रेलिंग के बाहर लटकी हुई थी और मैं उसके हाथ पकड़े खड़ा था। लेकिन मुझे याद है, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। फ़ोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, अब याद आया? मेरे दिमाग में जैसे कोई ताला टूट गया। मुझे याद आया, उस दिन टाइमर सेट करने के बाद मैं रेलिंग के पास खड़ा था। मैंने सच में एक लड़की को चढ़ते देखा था। मैंने सोचा वो मजाक कर रही है। मैंने उसे कहा था नीचे उतर जाओ, लेकिन शायद मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, या शायद मैंने कहा ही नहीं। फिर एक पल के लिए हमारी नज़रें मिली थीं। उसकी आंखों में डर था और मैं हंस दिया था। अगले ही सेकंड वह फिसली, लेकिन उस समय मुझे लगा था कि मैंने कल्पना की होगी, क्योंकि नीचे कोई चिल्लाहट नहीं हुई, कोई हलचल नहीं, सब सामान्य था। क्या वह पहले से ही मर चुकी थी या वह उसी दिन दोबारा गिरी? मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अब मुझे पता था वह मुझे छोड़ने वाली नहीं। मैं शहर लौटा तो पता चला कि कबीर भी अचानक लापता है। उसके परिवार ने कहा कि वह 2 दिन से घर नहीं आया। हम सब फिर मिले। डर अब साफ था। हमने फ़ोटो दोबारा देखी। अब हर किसी के फ़ोन में फ़ोटो अलग थी। साक्षी के फ़ोन में वह लड़की उसके बहुत पास खड़ी थी। निधि के फ़ोन में लड़की की आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन के फ़ोन में लड़की का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके हाथ रोहन के कंधे पर थे, जैसे वह हम सबके साथ अलग अलग तरीके से जुड़ चुकी थी। हमने तय किया कि उस जगह पर एक साथ जाएंगे और कुछ करेंगे। शायद माफ़ी मांगेंगे, शायद कुछ और। हम 5 बचे थे। हम फिर उसी पहाड़ी रोड पर पहुंचे। इस बार मौसम ख़राब था। बादल नीचे नहीं, हमारे चारों तरफ थे। हम रेलिंग के सामने खड़े हुए। मैंने ज़ोर से कहा, अगर हमने कुछ गलत किया है तो माफ़ कर दो। हवा अचानक तेज़ हो गई। निधि रोने लगी। उसने कहा, उसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। तान्या ने कहा, उसे चक्कर आ रहे हैं। अचानक रोहन ने चीख मारी। हमने देखा वह रेलिंग पर चढ़ चुका था। उसकी आंखें खाली थीं। वह बोला, वह कह रही है कि एक और चाहिए। हम सब ने उससे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में उसका हाथ फिसला। वह नीचे चला गया। उसकी चीख बादलों में गुम हो गई। हम पत्थर की तरह खड़े रह गए। उस दिन के बाद सब बिखर गया। निधि ने कॉलेज छोड़ दिया। तान्या शहर बदल गई। मयंक ने हमसे बात करना बंद कर दिया। अब सिर्फ मैं बचा हूं। क्यों? शायद क्योंकि उसने कहा था, तुमने मुझे देखा था। शायद क्योंकि मैं गवाह था, या शायद क्योंकि मैं अगला हूं। आज भी मेरे फ़ोन में वह फ़ोटो है, लेकिन अब उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, वह और मैं। और हर रात जब मैं सोने जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। कभी कभी आईने में मुझे अपने पीछे सफ़ेद सी झलक दिखती है,
और कल रात पहली बार उसने साफ कहा, चलो इस बार मैं नहीं गिरूंगी। उस रात के बाद से मैं सोया नहीं हूँ, बस आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ, जैसे नींद का नाटक कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही गहरी नींद आती है वही पहाड़ी मोड़ मेरे सामने खड़ा हो जाता है और वह रेलिंग फिर से मेरे हाथ से हाथों के नीचे ठंडी पड़ जाती है। कल रात उसने पहली बार साफ कहा था, चलो इस बार मैं नहीं गिरूंगी, और उस एक वाक्य ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। सुबह उठकर मैंने फ़ोन खोला तो गैलरी में एक नया एल्बम बना हुआ था जिसका नाम सिर्फ एक शब्द था, याद। मैंने कभी ऐसा कोई एल्बम नहीं बनाया। हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने खोला। अंदर हमारी उसी ट्रिप की दर्जनों फ़ोटो थीं जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। हर फोटो में हम 5 बचे हुए लोग अलग अलग पोज में थे और हर फ्रेम में वह हमारे बीच मौजूद थी। कभी हंसती हुई, कभी रेलिंग पर बैठी, कभी हमारी पीठ के पीछे खड़ी। सबसे आखिरी फ़ोटो में सिर्फ मैं था और वह मेरे कंधे पर ठुड्डी टिकाए खड़ी थी, जैसे कोई पुरानी दोस्त हो। मैंने तुरंत फ़ोन बंद किया, लेकिन स्क्रीन काली होने से पहले 1 सेकंड के लिए कैमरे में मेरा रिफ्लेक्शन दिखा और मेरे पीछे कमरे के कोने में सफ़ेद कपड़े की हल्की झलक थी। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह ट्रॉमा है, गिल्ट है, आदित्य और रोहन की मौत का असर है। लेकिन उसी दोपहर मयंक का मैसेज आया। उसने लिखा, क्या वह तुम्हारे पास भी आती है? मैंने जवाब देने से पहले ही उसका अगला मैसेज आ गया। उसने कहा, कल रात उसने कहा कि सबको सच याद दिलाना है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। शाम तक उसका कोई जवाब नहीं आया। रात को करीब 11 बजे मेरे दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। टक टक टक, ठीक वैसे जैसे उस गेस्ट हाउस में हुई थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान थे, जैसे किसी ने भीगे पैरों से अभी अभी चलकर वहाँ खड़ा हुआ हो। वे निशान मेरे कमरे के अंदर तक आ रहे थे और सीधे आईने के सामने ख़त्म हो रहे थे। आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक पीछे वह खड़ी थी और उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। अब वहाँ एक अजीब शांति थी। उसने होंठ हिलाए बिना कहा, याद करो असली फ़ोटो। अचानक मेरे दिमाग में जैसे कोई फिल्म चल पड़ी। उस दिन टाइमर सेट करने के बाद हम हंस रहे थे, लेकिन उससे पहले हम 8 नहीं 9 थे। वह हमारे साथ बस में चढ़ी थी। उसने अपना नाम या बताया था और कहा था कि वह भी उसी कॉलेज से है, लेकिन जूनियर बैच से। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रिप में नए लोग जुड़ते रहते हैं। रास्ते में उसने मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर पूछा था कि क्या मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैंने मजाक में कहा था, डर तो सबको लगता है, पर गिरने से ज़्यादा धक्का लगने से डर लगता है। वह चुप हो गई थी। मुझे याद आया कि व्यू पॉइंट पर फ़ोटो लेने से पहले वह रेलिंग के बहुत पास चली गई थी और नीचे झांक रही थी। निधि ने उसे पीछे खींचा था और कहा था, पागल हो क्या? वह हंसी थी, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। फिर उसने धीमे से कहा था, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या तुम पकड़ोगे? हम सब हंसे थे, मैं भी, और मैंने कहा था, हम सब यही हैं, कोई नहीं गिरेगा। लेकिन अगला पल धुंधला है। अब वह धुंधलापन हट रहा था। मुझे याद आया कि उसने सच में रेलिंग पर पैर रखा था, शायद फ़ोटो के लिए, पोज देने के लिए। हम सब कैमरे की तरफ देखने लगे थे। टाइमर की बीप आई और उसी बीप के बीच उसने मेरा नाम लिया था, बहुत धीमे से। मैंने सुना था, लेकिन मैंने सोचा वह मजाक कर रही है, और फिर उसका पैर फिसला। मैंने हाथ बढ़ाया था, पर पूरा नहीं, आधा। मैंने पकड़ा भी था 1 सेकंड के लिए। उसकी उंगलियां मेरी कलाई में धंसी थीं। उसने कहा था, मत छोड़ना। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही डर था कि अगर मैं खिंच गया तो मैं भी गिर जाऊंगा, और मैंने हाथ ढीला कर दिया। उस पल को मैंने अपने अंदर कहीं बंद कर दिया था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई शरीर नहीं मिला, कोई शोर नहीं हुआ।
लेकिन शायद वह गिरी नहीं थी पूरी तरह। शायद वह उस एक सेकंड में हमारे बीच अटक गई थी, न जिंदा न पूरी तरह मरी हुई। आईने में खड़ी वह अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे कंधे पर कस रही थी। उसने कहा, इस बार पूरा हाथ बढ़ाना। मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ वही पहाड़ी हवा की आवाज गूंजने लगी, जबकि मैं शहर के बीचों बीच था। फर्श मेरे पैरों के नीचे ठंडा और पत्थर जैसा महसूस होने लगा। मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं फिर उसी व्यू पॉइंट पर खड़ा था। रात थी, नीचे बादल, चारों तरफ सन्नाटा। मेरे सामने वह रेलिंग पर खड़ी थी, ठीक वैसे जैसे उस दिन। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब हंसोगे नहीं। उसने जानबूझकर अपने हाथ फैलाए और पीछे की तरफ झुकने लगी। इस बार मैं जानता था कि अगर मैंने नहीं पकड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। शायद सिर्फ उसके लिए नहीं, मेरे लिए भी। मैं दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन इस बार मैंने ढीला नहीं किया। नीचे से जैसे कोई अंधेरा हमें खींच रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, सच में पकड़ोगे? मैंने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा। एक पल के लिए लगा कि वह ऊपर आ जाएगी, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसने फुसफुसाया, अब तुम गिरोगे। अगले ही सेकंड मुझे जोर का झटका लगा और मैं रेलिंग के पार हवा में था। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। नीचे गिरते हुए मुझे सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था, जो ऊपर खड़ा मुझे देख रहा था। फिर सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था और सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरे हाथों पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत कसकर पकड़ा हो। फोन बगल में पड़ा था। स्क्रीन पर नई फोटो खुली थी। इस बार फोटो में वह जमीन पर खड़ी थी और मैं रेलिंग के बाहर लटका हुआ था और उसके हाथ मेरी कलाई पकड़े थे। कैप्शन में लिखा था, मैंने नहीं छोड़ा। मैं समझ गया, ये खेल सिर्फ याद दिलाने का नहीं है, ये अदला बदली का है। वह हर रात उस पल को दोहराएगी जब तक हिसाब बराबर न हो जाए। और शायद हिसाब बराबर होने का मतलब है कि इस बार नीचे कोई और जाएगा। आज तीसरी रात है और दरवाजे पर फिर वही 3 दस्तकें हुई हैं। मैं जानता हूँ बाहर कौन है और मुझे यह भी पता है कि आज अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो शायद पहाड़ी रोड मेरे कमरे में नहीं आएगी। मैं खुद उस रोड पर चला जाऊँगा। तीसरी रात मैंने दरवाज़ा खोल दिया। इस बार डर से ज़्यादा थकान थी। लगातार भागते भागते मैं टूट चुका था। जैसे ही कुंडी घुमाई, ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। बाहर कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन फर्श पर फिर वही गीले पैरों के निशान थे। इस बार वे सीधे दरवाजे से बाहर की ओर जा रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर जाने क्यों उनके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए हर कदम पर मुझे पहाड़ी हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा अपने आप खुला और बाहर की सड़क धूंध से भरी हुई थी। यह मेरा शहर नहीं था, यह वही पहाड़ी रोड थी। मेरे सामने वही मोड़, वही जंग लगी रेलिंग, वही टूटा हुआ बोर्ड। समय जैसे घूमकर वहीं अटक गया था। वह रेलिंग पर बैठी थी, पैर खाई की तरफ झुलाते हुए। उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, इस बार भागना मत। मैंने उससे पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने धीरे से कहा, सच। हवा अचानक रुक गई, जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। उसने हाथ उठाया और मेरे आसपास की धुंध स्क्रीन की तरह चमकने लगी। मुझे सब साफ दिखने लगा। उस दिन की पूरी घटना बिना कटके। हम 9 थे। वह हमारे साथ बस में चढ़ी थी। उसने खुद को पिया कहा था, लेकिन असली नाम प्रिया था। उसने रास्ते में कई बार नीचे झांका था, जैसे उसे ऊंचाई खींच रही हो। व्यू पॉइंट पर पहुंचकर उसने मुझसे कहा था कि उसे अजीब सा एहसास हो रहा है। मैंने मजाक उड़ा दिया था। फोटो से ठीक पहले उसने कहा था, अगर मैं सच में गिर जाऊं तो क्या तुम पकड़ोगे? मैंने हंसकर कहा था, ड्रामा मत करो। लेकिन जब वह रेलिंग पर चढ़ी तो उसके चेहरे पर मजाक नहीं था,
उसका पैर फिसला और उसने सच में मेरा हाथ पकड़ा। एक सेकंड के लिए मैंने उसे ऊपर खींचा भी था, तभी पीछे से रोहन ने कहा, अरे फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, और सब हंसे। उस हंसी में मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैंने सोचा वह खुद संभल जाएगी, लेकिन वह नहीं संभली। वह नीचे गिर गई। चीख भी पूरी नहीं निकली। हम सब जमे रह गए। खाई में कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ धुंध। मयंक ने कहा, किसी को बताओ मत, फंस जाएंगे। हम डर गए थे। हमने तय किया कि कहेंगे वह ट्रिप पर आई ही नहीं थी, क्योंकि उसके एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी। कोई उसे ठीक से जानता भी नहीं था। हमने उसका नाम तक याद रखने की कोशिश नहीं की। हम बस लौट आए। अगले दिन न्यूज़ में खबर आई कि एक अनजान लड़की की लाश नीचे मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या मान लिया। हमने चुप्पी चुन ली। धुंध छूट गई। मैं फिर वर्तमान में खड़ा था। मेरे सामने वह, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन। उसने कहा, तुम सब ने मुझे मिटा दिया, फोटो से, याद से, बातों से, लेकिन मैं गिरी थी तुम्हारे हाथ से, इसलिए सबसे पहले तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी था। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डर गया था। उसने सिर हिलाया, मुझे पता है। फिर उसने धीरे से पूछा, अब भी डरते हो? मेरे पास जवाब नहीं था। उसने रेलिंग से नीचे झांका और कहा, नीचे बहुत शांति है, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उस दिन बढ़ाया था। कहा, इस बार पूरा सच बोलो। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था। मैंने सबको चुप रहने दिया। मैंने पुलिस को सच नहीं बताया। मैं दोषी हूँ। हवा फिर चलने लगी, लेकिन इस बार ठंडी नहीं थी, जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ी हो। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा नरम पड़ा। उसने कहा, सच याद रखने से हिसाब बदलता है। फिर उसने मुझे रेलिंग के पास खींचा। नीचे बादल घूम रहे थे। उसने कहा, हर रात मैं गिरती रही, क्योंकि तुमने उस पल को बंद कर दिया था। अब जब तुमने उसे खोल दिया है, गिरना रुक सकता है, लेकिन कीमत होगी। मैंने पूछा, कैसी कीमत? उसने मेरी कलाई पकड़ी और मेरे हाथ पर जो नीले निशान थे वे गहरे काले हो गए। उसने कहा, तुम्हें सच दुनिया को बताना होगा, नहीं तो मैं किसी और की याद में जगह बना लूंगी। मुझे समझ आ गया यह चेतावनी है। अचानक धूंध तेज हुई और मेरा संतुलन बिगड़ा। मैंने सोचा फिर गिरूंगा, लेकिन इस बार किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया। मैं अपने कमरे के बाहर सड़क पर खड़ा था, सुबह की हल्की रोशनी में। मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, नई फ़ोटो। मैंने खोला। फ़ोटो में हम 9 लोग थे। वह हमारे बीच खड़ी थी, जिंदा, हंसती हुई। कैप्शन में सिर्फ एक लाइन थी, याद रखो। उस दिन से मेरे फ़ोन की हर पुरानी फ़ोटो बदल चुकी है। अब कहीं भी 8 लोग नहीं हैं, हमेशा 9 हैं। मैंने कॉलेज के पुराने ग्रुप में सच लिख दिया है। आदित्य, रोहन, कबीर की मौत को एक्सीडेंट नहीं कहूँगा। हम सब ने जो किया वह हादसा नहीं था, कायरता थी। शायद लोग मुझ पर विश्वास न करें, शायद मुझे पागल समझें, लेकिन आज तीसरी रात के बाद पहली बार मेरे कमरे में दस्तक नहीं हुई। फिर भी मुझे पता है कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं आईने में देखता हूँ, कभी कभी मेरे पीछे धुंध सी उठती है और उस धुंध में वह खड़ी दिखती है, मुस्कुराती नहीं, बस देखती हुई, जैसे याद दिला रही हो कि सच बोल देने से गुनाह मिटता नहीं, बस दर्ज हो जाता है। और कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर चुकाने पड़ते हैं।